आज हम इस वीडियो में उपस्थित हैं हर्टॉग समिति के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा के लिए। हमने पूर्व के वीडियो में हर्टॉग समिति से जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो उन महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा हमने की थी। आइए इस वीडियो में हर्टॉग समिति से बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज पुनः चर्चा करेंगे, जो भाग 2 के नाम से जाना जाएगा। तो हम देखते हैं कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन होता है और साइमन कमीशन का आगमन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा की जांच करने के लिए होती है। तो साइमन महोदय बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे और वो इन सभी तथ्यों के जांच के बाद, इन सभी क्षेत्रों की जांच के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था वह शिक्षा का क्षेत्र था और वे शिक्षा के क्षेत्र की जांच करने के लिए एक अलग से सहायक समिति का गठन करते हैं और इस सहायक समिति का जो प्रमुख अध्यक्ष है वह हर्टॉग महोदय रहते हैं और इन्हीं के निर्देशन में इस समिति का गठन किया जाता है। हर्टॉग महोदय ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 से लेकर 1919 तक ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो साइमन महोदय ने सोचा कि भारत के शिक्षा की तमाम गतिविधियों की जानकारी हर्टॉग महोदय के पास है, तो इनकी अध्यक्षता में अगर हम एक समिति का गठन करते हैं तो वह इसकी जांच बखूबी कर पाएगा और भारत में आवश्यक शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु उत्तम प्रयास कर सकेंगे। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हर्टॉग महोदय का एक जो नया कॉन्सेप्ट था वह था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो इतनी अव्यवस्था है, इतनी प्रगति के बाद भी इसमें जो महत्वपूर्ण दोष है उसमें सबसे बड़ा दोष है अपव्यय एवं अवरोधन। अपव्यय एवं अवरोधन में या तो बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे हैं, या तो बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं और या तो फिर एक ही कक्षा में उन्हें कई साल तक रहना पड़ रहा है, वे उत्तीर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इन तमाम दोषों को दूर करने के लिए हर्टॉग महोदय ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा यानी इन तमाम क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए और भारत को एक दोष मुक्त प्रस्ताव उपलब्ध कराया। तो इन महत्वपूर्ण सुझावों में हर्टॉग महोदय, सर फिलिप हर्टॉग महोदय अपव्यय एवं अवरोधन के क्या कारण थे, उनके निवारण क्या थे और उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में क्या दोष थे, उसके क्या कारण थे, उसके क्या निवारण होंगे। तो इन तमाम बातों पर उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। तो आज हम बात करेंगे विश्वविद्यालय संबंधी शिक्षा के बारे में। सर फिलिप हर्टॉग महोदय क्या कहते हैं, आइए देखें। हर्टॉग समिति ने विश्वविद्यालय शिक्षा का अवलोकन किया और इस बात को उसने स्वीकार किया कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रचार प्रसार विकास तो हुआ है, लेकिन इसके साथ ही इसमें कई महत्वपूर्ण दोष जो हैं वह आ गए हैं। तो उन दोषों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा में
संख्यात्मक विकास हुआ है, लेकिन उसके स्तर में गिरावट आ गई है, यानी उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी प्रायः उच्च शिक्षा के लिए अयोग्य होते हैं। यानी इससे पहले हर्टोग महोदय ने कहा था कि अगर हम भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा को चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा को दुरुस्त करना होगा। माध्यमिक शिक्षा को सिर्फ उच्च स्तर की शिक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए माध्यम नहीं बनाना जाना चाहिए। परीक्षा पास कर लेना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। यानी माध्यमिक शिक्षा के गुणवत्ता पर उन्होंने पुरजोर बल दिया और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ता है, जो कि आज भी है। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारतीय युवाओं को नहीं प्राप्त होती है तो निश्चित ही उन्हें बेकारी जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का अवलोकन करते हुए हर्टोग महोदय ने कहा कि सबसे बड़ा जो दोष है विश्वविद्यालय शिक्षा में वह है यहाँ के विश्वविद्यालयों में समृद्ध पुस्तकालयों की उत्तम पुस्तकालयों की व्यवस्था न होना। तो ये भी समझने वाली भी बात है कि मान लीजिए उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थी अपना नामांकन करवा रहे हैं, प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर उन्हें अपने विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें विश्वविद्यालय में स्थित पुस्तकालयों के माध्यम से न प्राप्त हो तो विद्यार्थी जो हैं वो अपने ज्ञान को अधूरा रख पाएंगे या फिर उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगा, जो कि शिक्षा के दोषों में एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा। तो इन्होंने पुस्तकालय का न होना भी विश्वविद्यालय शिक्षा में महत्वपूर्ण दोष बताया। विश्वविद्यालयों में अध्ययन और शोध की व्यवस्था होने के बाद भी परीक्षा संचालन का ही प्रमुख स्थान है। यानी टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन एकमात्र उद्देश्य रह गया है परीक्षा पास करना, जो कि सही नहीं था। महत्वपूर्ण दोषों की चर्चा करते हुए हर्टोग महोदय कहते हैं कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उनसे जो जितने कॉलेज जो हैं संबद्धता प्राप्त किए हुए हैं, ये कॉलेज और विश्वविद्यालय तो उन कॉलेजों को संबद्धता प्रदान कर रहे हैं, परंतु इन दोनों में वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया है जो कि होना चाहिए था। एक स्वस्थ सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा दूषित है। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन करते हुए कहा कि भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो गई है जिससे यहाँ के युवाओं में समाज के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, यानी सामाजिक भावना और नेतृत्व का जो गुण है उसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये सामाजिक भावनाओं का और नेतृत्व के विकास में जो ह्रास हो रहा है, उन्होंने भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था यानी भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दोष बताया। इसी क्रम में चर्चा करते हुए हर्टोग महोदय कहते हैं कि इन तमाम दोषों को दूर करने के लिए क्या उपाय हैं। तो आइए हम विश्वविद्यालय शिक्षा
के तो दोष हमने देख लिया। सर फिलिप हर्टॉग ने क्या दोष बताए और उन्होंने इन दोषों के निवारण का भी उपाय बताया, जिसका हम अभी क्रमवार अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इन दोषों के निवारण हेतु चर्चा करते हुए सर फिलिप हर्टॉग ने बताया कि दोषों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई है वह भारतीय युवाओं में सामाजिक भावना और नेतृत्व के गुणों का जो विकास है इस शिक्षा प्रणाली से अवरुद्ध हो रही है। तो ये भी उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा दोष था और इन तमाम दोषों को दूर करने के लिए हर्टॉग महोदय ने कई सारे सुझाव दिए हैं। तो अभी तक तो हमने सर फिलिप हर्टॉग के अनुसार भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में, विश्वविद्यालय शिक्षा में क्या दोष थे, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन चर्चा में उपलब्ध दोषों को, प्राप्त दोषों को उन्होंने दूर करने का सुझाव दिया और इन दोषों का हम एक के बाद एक अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि शैक्षिक दृष्टि से शिक्षण एवं एकात्मक विश्वविद्यालय ही श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन भारत जैसा जो देश है वहाँ संबद्ध कॉलेजों की ही आवश्यकता है। तो इस देश में दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जिससे भारत में उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार सही प्रकार से हो। तो विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के जो प्रवेश के नियम हैं उसे अत्यंत कठोर बनाया जाए। वह इसलिए कि उच्च शिक्षा में जो योग्य विद्यार्थी हैं वही प्रवेश पा सकें और जो अयोग्य हैं वह स्वतः ही छट जाएं। हर्टॉग महोदय ने हमेशा गुणात्मक शिक्षा का समर्थन किया है, संख्यात्मक शिक्षा का वो हमेशा ही विरोध करते हैं और भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रवेश पाने की प्रक्रिया जो है कठिन करने की बात करते हैं। इसी क्रम में वो सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी को रोकने के लिए विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाए। इसको प्रारंभ करने से क्या होगा कि उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाया जा सकेगा, यानी शिक्षित भारतीय युवाओं के पास या उनके समक्ष जो शिक्षित बेरोजगारी थी इसको दूर करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी को दूर किया जा सके, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में औद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ये विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार की एक महत्वपूर्ण बात थी। भारतीयों के समक्ष, शिक्षित भारतीय युवाओं के समक्ष बेकारी की समस्या इससे दूर होगी। उन्होंने विश्वविद्यालयों में ऑनर्स कोर्स के शिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करने की बात कही और उसे पास कोर्स से अलग रखने की बात कही गई। जैसे आज हम बैचलर डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, तो साथ ही साथ उसमें ऑनर्स की भी डिग्री प्राप्त हो जाती है। कई जगहों पर आज भी पास कोर्स अलग है और ऑनर्स अलग है, यानी हमें 2 या 3 साल का बीए का कोर्स करना होता होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कुछ भी, यानी बैचलर डिग्री 2 या 3 साल का और फिर उसके बाद 1 साल का ऑनर्स कोर्स होता था, तब जाकर हमें स्नातक की डिग्री मिलती थी। तो इन्होंने
यानी सर फिलिप हर्टॉग महोदय ने पास कोर्स को और ऑनर्स कोर्स को अलग अलग रखने की बात कही। विश्वविद्यालयों में उत्तम पुस्तकालय, सुसज्जित प्रयोगशालाएं और शोध कार्यों के लिए अधिकाधिक सुविधाओं के उपलब्धता की बात कही, इसकी व्यवस्था की बात कही। यानी वे विश्वविद्यालयों में अनुसंधान पर बहुत जोर देते थे, क्योंकि सिर्फ परीक्षा का संचालन होना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। तो अगर हम उच्च शिक्षा व्यवस्था को, भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा को उन्नत देखना चाहते हैं, तो इसके विश्वविद्यालयों में शोध का कार्य और शोध के कार्य हेतु उचित प्रयोगशालाओं की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। स्नातकों को अपनी योग्यता अनुसार नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों में रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जाए। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है ना, उसकी अपनी योग्यता के अनुरूप उसे उसका सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो जो है दिग्भ्रमित हो जाता है और अपने आप को स्वावलंबी बनाने में, अपने आप को रोजगार परक बनाने में वह विचलित हो जाता है। तो इस हेतु सर्वप्रथम हर्टॉग महोदय ने ही स्नातक पास युवाओं के लिए उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों में रोजगार कार्यालयों की स्थापना करने की बात कही, अनुशंसा की। रोजगार कार्यालय की स्थापना से क्या होगा कि जो युवा हैं अपनी योग्यता के अनुसार अपने टैलेंट का सही उपयोग कर पाएंगे, विशेषज्ञों के गाइडलाइन में, विशेषज्ञों के निर्देशन में। तो ये पहली बार कॉन्सेप्ट आया था भारत में हर्टॉग महोदय के द्वारा। हर्टॉग महोदय ने सुझावों के क्रम में कहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों में ट्यूटोरियल व्यवस्था की स्थापना की जाए, जो कि भारतीयों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा। और ये बात सही भी साबित हुआ और हर्टॉग महोदय को भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसीलिए महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है कि उन्होंने कई सारे नए कॉन्सेप्ट जो थे वे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को दूर करने के लिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए कई सारे नए कॉन्सेप्ट, नई अवधारणाओं के साथ अपने सुझावों को प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए यह प्रभावी रहा। तो हर्टॉग महोदय कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जाए। ये आज भी हम देखते हैं, व्याख्यान माला, सेमिनार्स इत्यादि आयोजित कराए जाते हैं। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी तो लाभान्वित होते ही हैं, साथ में आम लोग भी इन व्याख्यान मालाओं को सुनकर ज्ञान ग्रहण करते हैं और अपना नैतिक, चारित्रिक इत्यादि मूल्यों का, सामाजिक दायित्वों का विकास कर पाते हैं। तो ये हर्टॉग महोदय का ही कॉन्सेप्ट था, व्याख्यान मालाओं का आयोजन कर भारतीयों को शिक्षित करना, जनसाधारण को शिक्षित करना। अब हम देखेंगे कि इन सुझावों के क्रम में हर्टॉग महोदय कहते हैं कि संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही किया जाए और इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक टीम बनाई जाए, जिसमें योग्य व्यक्तियों की एक विशेष टीम हो, ये सारे एक्सपर्ट्स हों
जिसके कारण महाविद्यालयों में योग्य शिक्षक की ही नियुक्ति हो सके और योग्य शिक्षक ही उत्तम शिक्षा दे सकता है भारतीय युवाओं को। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था उनका, बहुत ही बढ़िया उनका कह सकते हैं कि ये निर्देश था कि योग्य शिक्षक की अगर नियुक्ति होती है तभी जाकर भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा जो है वह उन्नत हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि हर्टग महोदय जो थे भारत में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तमाम प्रयास किए, तमाम सुझाव दिए और भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए सबसे पहले उसके स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह सबसे महत्वपूर्ण बात कही। इसी क्रम में आइए अब हम आते हैं कि हर्टग महोदय ने स्त्री शिक्षा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। हर्टग समिति ने स्त्री शिक्षा पर जो प्रगति थी उसको देखकर बहुत अधिक दुख प्रकट किया और उन्होंने कहा कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का जो शिक्षा का अनुपात है वह काफ़ी निराशाजनक है और प्राथमिक विद्यालयों की तो संख्या कुछ है भी भारत में, परंतु माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों की संख्या बहुत कम है। तो देश में जो बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत था वो बहुत कम था और समिति के मत में स्त्री शिक्षा के पिछड़ेपन का कई महत्वपूर्ण कारण था। एक तो था कि जनसाधारण की उदासीनता थी, बालिका विद्यालयों, बालिका महाविद्यालयों की कमी भारत में बहुत कम थी, कमी बहुत ज़्यादा थी, महिला अध्यापिकाएं नहीं थी। तो ये तमाम बातें स्त्री शिक्षा के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी, बहुत बड़े दोष थे। तो इन दोषों की चर्चा करते हुए हर्टग महोदय ने स्त्री शिक्षा के प्रसार, विस्तार और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और इन महत्वपूर्ण सुझावों में उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो बालक और बालिका को समान महत्व देना होगा। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश जब तब तक नहीं विकसित है जब तक कि वहाँ के स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से शिक्षित न हो। तो महिला शिक्षा यानी स्त्री शिक्षा का सुधार करते हुए, सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करते हुए समिति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं हैं उनके लिए अधिक संख्या में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, जिसमें कम से कम ये ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक शिक्षा ग्रहण कर सके। बालिका विद्यालयों के अपव्यय एवं अवरोधन अधिक होता है। उन्होंने कहा कि बालिका विद्यालयों में अपव्यय एवं अवरोधन अधिक होता है, तो इस हेतु इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किया जाए, जिससे भारत में स्त्रियां जो हैं वह शिक्षा का समुचित लाभ उठा पाए और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में यानी भारत में महिलाओं की जो संख्या है वह अधिकाधिक मात्रा में शिक्षित हो। हर्टग समिति ने भारत में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की बात कही और उन्होंने कहा कि भारत में स्त्री शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो
सबसे पहले भारतीयों को जागृत किया जाए कि वो अपनी बेटियों को, बहुओं को पढ़ाएं और उन्हें शिक्षित बनाएं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करें, यानी स्त्री शिक्षा को विस्तृत करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार अधिक करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत में एक योग्य और अनुभवी महिला की नियुक्ति किया जाए, जिससे प्रांत की स्त्री शिक्षा के प्रसार की योजनाएं बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। यानी किसी भी प्रांत में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं से संबंधित क्या योजनाएं हो सकती हैं, एक योग्य और अनुभवी महिला ही बता सकती है। तो हर राज्य में, हर प्रांत में एक योग्य और अनुभवी महिला की नियुक्ति की जाए, जिससे प्रांत के से संबंधित शिक्षा के, स्त्री शिक्षा के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण कराया जा सके और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। हर्टाग समिति ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कहा कि स्थानीय संस्थाओं तथा शिक्षा समितियों में स्त्रियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को देने से महिलाओं में भी जो है शिक्षा का आकर्षण बढ़ेगा, वे शिक्षा के महत्व को समझ पाएंगी और जिसके फलस्वरूप भारत में स्त्री शिक्षा का विकास हो पाएगा। समिति ने हाई स्कूल स्तर पर बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भिन्नता रखने की बात कही। मान लीजिए जो एक सामान्य पाठ्यक्रम है, उसके अलावा बालिकाओं के लिए जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा बहुत भिन्न होना चाहिए। उसमें गृह विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत आदि की शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की भी शिक्षा देने की बात कही गई, क्योंकि हर्टग महोदय यह समझते थे कि स्त्रियोचित गुण का विकास इन भिन्न पाठ्यक्रम के सम्मिलित होने से ही स्त्रियों में हो सकेगा। और उन्होंने बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करने की बात कही। इसी क्रम में वो कहते हैं कि बालिका विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने के लिए निरीक्षिकाओं की संख्या में काफी वृद्धि की जानी चाहिए। यानी बालिका विद्यालय में जितने भी कार्य हैं वो सही रूप से संपादित किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या अच्छा चीज़ है, इस सबका अवलोकन होना चाहिए और इस हेतु निरीक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। बालिका शिक्षा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर्टग महोदय ने यह अनुशंसा किया कि बालिका विद्यालयों में जो शिक्षिकाएं हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, ये प्रशिक्षित हों। यानी प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति के फलस्वरूप भी भारत में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है और ये जो प्रशिक्षित शिक्षिकाएं हैं इनको उचित वेतन दिया जाए, जिससे यह बेफिक्र होकर काम कर सकें, काम में दिलचस्पी दिखा सकें। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का नियुक्ति हो, तो इस हेतु हर्टाग महोदय ने यह भी बात कही कि अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधा जो है उनमें वृद्धि कीजिए, तब जाकर भारत में प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी और प्रशिक्षित अध्यापिकाएं ही स्त्री शिक्षा को बढ़ा सकती हैं, इसका प्रचार प्रसार कर सकती हैं।
बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को धीरे धीरे अनिवार्य बनाया जाए, क्योंकि उनके सामने सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां अधिक होती हैं। ये सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं पूर्णतः। तो हम उस समय की बात ही क्या कर सकते हैं, उस समय तो था ही। ये था आपका विश्वविद्यालय से संबंधित और स्त्री शिक्षा से संबंधित हर्टॉग महोदय का सुझाव। अब आइए हर्टॉग समिति का हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि ये भारत में आया और शिक्षा के तमाम पहलुओं का अवलोकन करते हुए अपना सुझाव प्रस्तुत किया। तो इस समिति में क्या गुण थे और क्या दोष थे। तो सबसे पहले हम हर्टॉग समिति के गुणों का अवलोकन करेंगे और देखते हैं कि हर्टॉग समिति का शिक्षा को ठोस बनाने का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण था। जनसाधारण वास्तविक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर ले, इसके लिए शिक्षा को ठोस बनाने की महती आवश्यकता थी और इस कार्य को हर्टॉग शिक्षा समिति ने बखूबी किया। और हर्टॉग समिति या हर्टॉग महोदय जो स्वयं थे, ये अपने अनुशंसाओं में बार बार कह रहे हैं कि संख्यात्मक विकास ना हो, गुणात्मक विकास हो। तो हम कह सकते हैं कि हर्टॉग समिति का सबसे बड़ा जो गुण था कि संख्यात्मक विकास की अपेक्षा शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात था। मान लीजिए संख्यात्मक विकास के सामने शिक्षित बेरोजगारी, योग्यता का अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेना इत्यादि तमाम बातें, तमाम समस्याएं घर कर रही थी। तो गुणात्मक विकास पर हर्टॉग समिति ने बहुत ही जोर लगाया और जो कि सर्वथा उपयुक्त भी था। गुणों की चर्चा करते हुए हम कहेंगे कि प्राथमिक शिक्षा की समस्या में जो सबसे बड़ा कारण था वह था अपव्यय एवं अवरोधन। इन महत्वपूर्ण कारणों को दूर करने के लिए जो हर्टॉग समिति ने सुझाव प्रस्तुत किए वह दुर्लभ है, अत्यंत उपयोगी है। उसके लिए तो शायद शब्द ही नहीं है जो ये अपव्यय एवं अवरोधन की अवधारणा के साथ इस समिति ने इसे दूर करने के लिए जो सुझावें प्रस्तुत की वो अमूल्य थे। अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम और औद्योगिक और व्यावसायिक, जैसे पाठ्यक्रम में जो औद्योगिक और व्यावसायिक विषय थे उनको सम्मिलित करने की बात कही और माध्यमिक शिक्षा को वो जीवन उपयोगी बनाने का सुझाव दिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि वर्तमान भारत में प्राथमिक शिक्षा तो लोग ग्रहण नहीं कर पाते थे, माध्यमिक शिक्षा क्या ही ग्रहण कर लेंगे। तो हर्टॉग महोदय ने माध्यमिक शिक्षा को ही औद्योगिक और व्यावसायिक विषयों से शिक्षित करने की योजना बनाकर उसे जीवनोपयोगी बनाने का अत्यंत सराहनीय प्रयास किया। उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और तकनीकी विषयों पर बल देकर शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया और यह प्रयास संभवतः फलदायी भी रहा। तो हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा, चाहे वह माध्यमिक चाहे वह उच्च हो, तो इसकी गुणवत्ता का विकास कर इसे जीवन उपयोगी बनाने पर अधिक बल दिया है, जो कि भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। आइए इसी क्रम में हम हर्टॉग समिति के दोषों का मूल्यांकन करते हैं और हर्टॉग महोदय जो कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जो भारतीयों के लिए लाभकारी भी साबित हुआ, परंतु
हम किसी भी विकास का अवलोकन करें तो उसमें कुछ छोटी-मोटी त्रुटियां हमें मिल ही जाती हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि हठात समिति के दोष क्या थे। तो शिक्षा को ठोस बनाने के सुझाव का राजकीय पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया, लेकिन शिक्षा को ठोस बनाने और उसका स्तर ऊंचा करने के बहाने वे शिक्षा के प्रसार की उपेक्षा करने लगे। देश के अनेक विद्यालयों को यह कहकर बंद कर दिया गया कि उनका स्तर गिरा हुआ है। इस प्रकार के स्कूल बंद कर देने से शिक्षा का विकास रुक गया, शिक्षकों के पेट पर लात मारी गई। यानी गुणवत्ता में विकास करने के लिए यह कह दिया गया कि इन स्कूलों का शैक्षिक स्तर गिर गया है, इसलिए इनको बंद करना ही अवश्यंभावी है। समिति ने शिक्षा के संख्यात्मक विकास की अपेक्षा गुणात्मक उन्नति पर विशेष बल दिया। तो क्या हो गया, जिससे शिक्षा के प्रसार में बाधा हुई। लेकिन हम जहां गुणवत्ता की बात करेंगे वहां संख्या अपने आप कम हो जाएगी। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम जहां कहीं भी विकास की बात करें, प्रचार प्रसार की बात करें, सुझाव की बात करें, प्रस्ताव की बात करें, तो हमें किसी भी कार्य में थोड़ी बहुत त्रुटियां दिख जाती हैं। तो यही है कि गुणात्मक विकास तो हुआ, लेकिन उसकी संख्या जो है वो सीमित हो गई। सरकार ने इस समिति का जो रिपोर्ट था उसका दुरुपयोग किया। रिपोर्ट की सुधार संबंधी सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, न तो पाठ्यक्रम में सुधार किया गया, न पर्याप्त रूप से निरीक्षक नियुक्त किए गए, न शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई और न ही विश्वविद्यालयों में ट्यूटोरियल पद्धति शुरू हो पाई। खैर, ये सरकार की बात है, इस योजना की बात नहीं है, इस समिति का बात नहीं है। समिति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। ये मानना और नहीं मानना सरकार के ऊपर डिपेंड था। तो साइमन महोदय सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों का तो जांच किए ही क्या, और उसके एवज में वो क्या किए हमको नहीं पता, लेकिन सर हर्टॉग ने भारतीय शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुधारों की अनुशंसा की, लेकिन ये सरकार द्वारा मनोनीत नहीं हुई। हम यूँ कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव का, इस सुझाव का, इस समिति के विचार का हनन हुआ, दुरुपयोग हुआ। लेकिन इन तमाम दोषों के बाद भी हर्टॉग समिति का महत्वपूर्ण योगदान है और इनमें कई विशिष्टताओं का भी समावेश है और अपने महत्वपूर्ण सुझावों के कारण भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसको विशेष स्थान प्राप्त है। तो समिति ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, लेकिन इन सुझावों को हम गंभीरता से देखें तो ये निश्चित ही विवेक और दूरदर्शिता का परिणाम था। हर्टॉग महोदय योग्य व्यक्ति थे और उन्होंने इसका विस्तृत अवलोकन किया। हर्टॉग समिति के दूरदर्शिताओं के कारण ही इसे दीपिका कहा गया, टर्च बैरियर ऑफ स्टेट एफर्ट्स कहा गया। यानी समिति ने अनिवार्य शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी अंगों पर अपने
महत्वपूर्ण सुझाव देकर सरकार का ध्यान शिक्षा की प्रगति के लिए आकर्षित किया। यह बात अलग है, यह बात दूसरी है कि सरकार ने इन उत्तम सुझावों का, हम सिर्फ सुझाव नहीं कहेंगे, इन उत्तम सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो ये हरटाग महोदय का कोई दोष नहीं था। हरटाग महोदय ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का तमाम अवलोकन करके उसमें व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि इन तमाम दोषों के बावजूद भी भारत में हरटाग शिक्षा समिति का अपना विशिष्ट स्थान है और यह भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उनके तमाम पहलुओं का विस्तृत अवलोकन करते हुए कहाँ किस चीज की आवश्यकता है, कहाँ क्या दोष है, इसका बारीकी से मूल्यांकन किया और बहुत ही उत्तम सुझाव प्रस्तुत किया जो कि सरकार की दोषपूर्ण रवैये के कारण यह भारत में लागू नहीं हुआ, स्वीकृत नहीं किया गया, इस पर कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। तो यह सरकार की बात है। बस अब इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।